पार्ट के अलावा इसका और भी कुछ कुछ नाम है। जब 2-3 नाम और मेंशन करेंगे तो तुमको ज्यादा क्लियर इनसाइट मिलेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अलावा हम लोग बाकी नाम जब यूज करते हैं तो उस बाकी नाम का सिग्निफिकेंस क्या है। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी चीज को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी चीज को हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स भी बोलते हैं। हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स, ये तीनों नाम चलता है। तीनों नाम के बोलने का मतलब कुछ अलग अलग है, लेकिन इन जनरल हम लोग इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही बोलेंगे। उसी के टर्म में हम लोग हमेशा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलो ध्यान दो सर, तब तो ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल तो सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलने का मतलब है बेसिकली चलो ठीक है, हम बताते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। जैसे एक चीज बताओ, इस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। C4H8 अल्कीन दिख रहा है हम लोग को। अगर अल्कीन दिख रहा है तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। इस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। C4H8। और इस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। C4H8। एक चीज देखो, ऑल दो बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं हम लोग क्लास 10 से कि CnH2n अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ तो कोई अल्कीन नहीं है, नीचे में भी कोई अल्कीन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला जो है C4H8 रह गया। तो एक जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के जगह पे अगर एक रिंग होता है, रिंग का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो भी उस केस में अल्कीन के जैसा ही फॉर्मूला निकल के आता है। तो बेसिकली जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब ये समझना कि इस डबल बॉन्ड के अंदर जो एक सिग्मा बॉन्ड है उससे तो मतलब नहीं है, बट जो एक पाई बॉन्ड है, आइदर हम लोग एक पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दें या फिर हम लोग एक रिंग वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दें, तो हम लोग का एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन चलता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो तो उसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के जैसा कोई सिमिलर स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर टाइप का कुछ कंसिडरेशन रखने वाला स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग एक रिंग ले लें तो रिंग में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का फॉर्मूला आता है, इस वजह से हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ये दो पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड को हम लोग एक रिंग से एसोसिएट कर सकते हैं, तो दो पाई बॉन्ड को हम लोग दो रिंग से एसोसिएट कर देंगे। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलने का कोई सेंस नहीं रहता। अगर हम लोग पाई बॉन्ड को एक रिंग से एसोसिएट कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं, तो दो पाई बॉन्ड को हम लोग दो रिंग से एसोसिएट कर देंगे, तो बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल करके अपना काम चल जाएगा। समझ आया? चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग आते हैं। जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर कितने अनसैचुरेशन हो सकते हैं, इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। और जस्ट अभी मेंशन कर भी दिया कि हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड हो तो भी एक अनसैचुरेशन दिखता है, बट अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में भले ही पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिख रहा, लेकिन ओवरऑल पूरे कंपाउंड के अंदर एक अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करता है। इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। तो एक रिंग का मतलब एक अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड का मतलब एक अनसैचुरेशन, ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा। अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड से रिलेट कर सकते हैं या फिर पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं, और उसको निकालने का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फटाफट फॉर्मूला नोट करते जाओ।
और इस पूरे पार्ट में जो सी वाला पार्ट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एनसी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एच वाले पार्ट का मतलब एनएच नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन्स हैं। उसके अलावा एक्स वाला पार्ट इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हेलोजेंस का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ कोई। So salt. हेलोजेंस का मतलब ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हेलोजेंस बोला जाता है इन जनरल। तो इसमें जैसे जो एन वाला पार्ट है नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये चार पार्ट ध्यान रखना। ऑक्सीजन को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले में काउंट नहीं किया जाता है, काउंट करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट पर। इसमें ये चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन के आगे माइनस है, हेलोजन और हाइड्रोजन के आगे प्लस दे रखा। पूरे पार्ट को हम लोग ब्रैकेट में रख के चलते हैं। और डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। चलो नोट करो फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखने लायक चीज है। और ये एक फॉर्मूला ऐसा पार्ट है जो है तो बहुत सिंपल सा चीज, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन कर दिया फॉर एन अननोन कंपाउंड विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करो, तो पहला काम बाय डिफॉल्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो। कभी भी सवाल में, अभी से लेकर 12th हमेशा ये सवाल आएगा, एक अननोन कंपाउंड है जिसका ये फॉर्मूला दे रखा है, तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करो इन गिवन प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो उस केस में सबसे पहला काम बाय डिफॉल्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेना। एक सिंपल सा एक रूल होगा जिसको हम अभी मेंशन कर रहे हैं। सर एक एग्जांपल लेके बताइए ना। आएगा आएगा, रुक जा। एग्जांपल के बिना अभी तो 10-12 एग्जांपल बताएंगे। चलो फॉर्मूला नोट कर लिया तो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो ध्यान दो, अभी पहले बाद में नोट करना। जैसे मान लो C4H10 दे रखा, अगर इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मतलब 4+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, और हेलोजन अगर होगा तो उसको ऐड करेंगे, नाइट्रोजन होगा तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 5 - 5, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 के बराबर होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन, मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं C4H8, तो खुद से देख लो C4H8 का मतलब हो गया अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो एक अल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए था, इन जनरल ऐसा बोला जा सकता है। अगर एक डबल बॉन्ड है मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आना चाहिए। एक डबल बॉन्ड मतलब एक अनसैचुरेशन, तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मतलब 5 हो गया, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो उसके हिसाब से 5 - 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर आएगा ही आएगा। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, साइड में लिख लेते हैं इस चीज को। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब कोई भी वहां डबल बॉन्ड या रिंग नहीं है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो इस केस में एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकता है, या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर है तो आइदर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब अल्काइन का स्ट्रक्चर, या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है मतलब डाई अल्कीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन, या 2 रिंग हो सकते हैं, या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है। बेसिकली एक पाई बॉन्ड का मतलब एक अनसैचुरेशन, एक रिंग का मतलब एक अनसैचुरेशन। ये चीज थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है हम लोगों को। मान लो क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लो एक बार, उसके बाद नीचे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी सिंपल सा और मजेदार भी कंसेप्ट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर पार्ट में मान लेते हैं यहाँ पे
चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। सर एक जिस मिनट ना, खुद से लिख लेना, समझ में आ गया तो उसमें छापना क्या है पूरा, जब देखो छापते रहता है। चलो मान लो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा C4H8Cl2, तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों दे रखा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन +1 है बेसिकली, तो 4+1। उसके अलावा माइनस में हाइड्रोजन वाला पार्ट 8 के बराबर दे रखा। उसके अलावा हेलोजेंस को हम लोग ऐड करते हैं, तो हेलोजेंस टोटल 2 दे रखे, तो 8+2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब 5 - 10/2 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 0 के बराबर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो एक चीज देखना, जैसे ऐसा अभी क्योंकि शुरुआत है तो फॉर्मूला देख करके काम करना आसान लग रहा होगा, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से काउंट नहीं किया करेंगे। मतलब हम एक्चुअल में अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम ये देखेंगे, अच्छा हाइड्रोजन दे रखा और हेलोजन दे रखा, तो जितने हाइड्रोजन और जितने हेलोजन हैं उन सबको हाइड्रोजन के बराबर मान लो, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन को हम लोग काउंट कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं। तो जितने हाइड्रोजन होंगे एंड जितने हेलोजेंस होंगे उन सबको एड अप करके हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट मान लेना। तो 8 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन मान लेना, तो टोटल मिला के 10 हाइड्रोजन C4H10। C4H10 इसका जनरल फॉर्मूला है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अल्केन का मतलब कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होता है, सैचुरेटेड का कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो अगर सैचुरेटेड कार्बन के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल के काम कर सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और पूछा है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो इस स्ट्रक्चर में अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने बोल रहा तो फॉर्मूला काउंट करके काम कर सकते थे, लेकिन बेवकूफ़ी होगा। अगर अपने पास स्ट्रक्चर दिया तो फॉर्मूला नहीं काउंट करना है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में एक रिंग है। अगर एक रिंग है तो एक रिंग का मतलब एक अनसैचुरेशन हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके अलावा 3 जगह पे पाई बॉन्ड है, तो अगर 3 जगह पे पाई बॉन्ड है इसका मतलब एक पाई बॉन्ड का मतलब एक अनसैचुरेशन, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 अनसैचुरेशन, टोटल मिला के 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो टोटल इस कंपाउंड में फोर्थ वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 के बराबर होगा। स्ट्रक्चर देख के भी आराम से निकाला जा सकता है। जितने रिंग्स होंगे उतने अनसैचुरेशन, जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने अनसैचुरेशन, ऐसा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। नोट कर लो इन चारों क्वेश्चंस को, और इसके आगे के सारे क्वेश्चन तुम लोग को खुद से ट्राई करना है। अगर हम किसी भी कंडक्टर चार्जेस आपस में उसके सरफेस को एक्सपेंड करना चाहेगा, जैसे कि दिख रहा है, और एक्सपेंड करना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि छोटा सा एरिया नहीं है, इस एरिया पे बाकी सब चार्जेस की वजह से एक्सपेंशन फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से इस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, आउटवर्ड प्रेशर होगा, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ठीक है, हमारे पास ये कंडक्टर था, हम ये छोटे से एरिया का इन चारों क्वेश्चंस को नोट करने के बाद आगे के सारे के क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है, फटाफट ट्राई करके देखना। पहले सारे क्वेश्चंस नोट करो, और क्वेश्चन हमेशा एक लाइन से नोट करना, अपना पेज मत बचाना कॉपी में, ठीक है। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, क्वेश्चन एक लाइन से नोट करना, ताकि कभी कभी आंसर लिखते वक्त कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो एक्सप्लेनेशन लिख पाए, अदरवाइज कॉपी भी साफ सुथरा रहेगा। हैंड राइटिंग अच्छा है खराब है कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा मत बनाना, कुछ कुछ लोग हम कॉपी में देखते हैं तो ऐसे कॉपी में इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर मत बनाना, थोड़ा एक डिसेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, तो सही रहेगा। चलो ट्राई करते जाओ क्वेश्चंस। फॉर्मूला भी नोट करते जाओ, फिर उसके बाद
एक ही बार में क्वेश्चंस का आंसर बनाना शुरू करना। मतलब उसमें से भी पार्ट को अलग लिखते हैं आपका ये पॉइंट एन था ये पॉइंट वैसे ही यहाँ पॉइंट एन रहा होगा और ऊपर पॉइंट एन रहा होगा। ठीक है, इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन के लिए। अब अगर हमें शेडेड पार्ट, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जस्ट दोनों इक्वली डिस्टेंस पे जस्ट आउटसाइड की तरफ होगा, इसके लिए इधर की तरफ होगा और दोनों आपस में इक्वल है अपोजिट। इतना में किसी को दिक्कत कि ए बी जो शेडेड पार्ट है इस पे चार्ज इक्वल रहा होगा, इसको सिग्मा इनटू इस एरिया अगर डी है। अब उस चार्ज की वजह से इस एन पॉइंट जो लेके होगा नीचे की तरफ और एम पॉइंट लेके ऊपर। वैसे ही अगर हम यहाँ का बात करें इस एम और इन सब रिमेनिंग के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पार्ट ए बी पार्ट के कारण। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं यहाँ तो ए बी है नहीं, अब ए बी है नहीं तो एम पे और एम पे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इससे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं क्या होगा। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बाईसाइक्लो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताया गया था, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड के जैसा ही स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हैं, जैसा कि अब बाईसाइक्लो कंपाउंड ही मेंशन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। जितना में किसी को दिक्कत तो हम जस्ट अभी इलेक्ट्रिक पे लिखे कितना है तो अभी हम ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो स्ट्रक्चर है वो प्रिज्म के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको बना नहीं सकते यहाँ पे। प्रिज्म के जैसा स्ट्रक्चर, प्रिज्म सबको मालूम है तो इसीलिए ध्यान रखना है चीज को, और कंपाउंड को हम लोग प्रिज्मॉइड आराम से बोल सकते हैं। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक, जो भी डाउट है एक ही बार डिस्कस करेंगे। दोनों को कंबाइंड लिखें, सर ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे? नहीं, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, सल्फर को काउंट नहीं करेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस को एक जैसा काउंट करेंगे। नीचे की तरफ केवल ऊपर की तरफ जो भी ज्यादा हो तो उसकी वजह से होगा क्या, और EM लिख लेना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस सर ऊपर ले जाइए ना, क्वेश्चन नंबर और ऊपर, बस है बस। इससे ऊपर तो हम सॉल्व करके दिखा दिए थे। कंडक्टर के इनसाइड में तो EN जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, और इस चीज को यूज पहले हम इसको यूज करते हैं 2E1 या फिर 2E2, ठीक है। यहाँ से हम यूज करेंगे कि E1 के बराबर है तो EN को हम लिख सकते हैं 2E1 या फिर 2E2। इतना पार्ट में किसी को दिक्कत, हमको प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए हमको उस पोजीशन पे फोर्स चाहिए, उस फोर्स के लिए हमारे पास चार्ज चाहिए, सर आंसर बोले? वेट कर लो थोड़ा, 2-3 मिनट वेट कर लो, फिर उसके बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा और कितना फोर्स लग रहा होगा। इस टॉपिक में सबको मजा आ रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ऐसे इसलिए भी हम शुरू किए इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हर साल यही दिक्कत होता है, मोल कंसेप्ट लोगों को बहुत भारी लगता है। मोल कंसेप्ट क्या आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हालत और खराब हो जाती है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा हल्का लगता है। मैथ्स भी भारी, फिजिक्स भी भारी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता नहीं भेजे में घुसता ही नहीं है कि क्या इसमें आ रहा है। चलो कुछ तो जाना पहचाना दिखाई दे।
फटाफट ट्राई करो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का है। और जिससे आंसर पूछेंगे वही आंसर का मतलब वही आंसर ट्राई करेगा। अमन कुमार, क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 5. Wait, yes sir. कितना लेट करेगा जी? Sir, आशीष। 5 number बना है. 5 number sir. हाँ 5 नंबर आशीष। 0. उसके बाद देवांशु, जिसे पूछेंगे वही आंसर देगा। 6 number. हाँ 1. 1। उसके बाद फेज 1 श्वेता कुमारी। हाँ श्वेता। सर -1 आ रहा है। -1 आ रहा है 6 नंबर में, सॉरी 6 नंबर में तो 1 है। हाँ ये क्या बोलते हैं 7 नंबर में -1 आ रहा है। -1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन -1 हो सकता है। -1 पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड है? -1 नंबर कभी भी माइनस हो सकता है किसी चीज का। कितना श्वेता कुमारी? -1। मैथ्स का पूरा कंसेप्ट चेंज कर दो। -1 आ रहा है जी इसमें। नो सर। नो सर। उसके नीचे कौन है भाई? हाँ ठीक है 1 सेकेंड। उसके नीचे प्रीति। यस सर। कौन सा नंबर? 7 नंबर। 0 पक्का? यस सर पक्का। नो सर सॉरी सर 2 मिनट सर। 2 मिनट नहीं दे रहे तुमको, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रियांशु। यस सर कौन सा? 7 नंबर। सर मेरा 0 आया। 0 आ रहा है। उसके नीचे रवि वर्मा। अब एक आंसर बोला करो, दो आंसर खुद ही बोल देता है। सर 1 होगा। 7 नंबर। 7 सर नंबर। 1 होगा। 7 का 1 होगा। हाँ 7 नंबर में 1 आएगा। क्वेश्चन Yes. नंबर 8 number 8 का 2. 8 का 2. पीताम्बरा 8 नंबर 1। उसके बाद उसके नीचे कौन है भाई? रोहित कुमार 9 नंबर। जल्दी बोलो रोहित कुमार। और रोहित और कुमार में गैप डाल दिया करो। रोहित कुमार पूरा एक ही साथ एक ही अल्फाबेट बना दिया है, एक ही वर्ड बना दिया है। 9 नंबर में बोल ही नहीं रहा ये। रौनक 9 नंबर 1. 1। सर 0 यस सर। ऑक्सीजन तो दोनों प्लेस ले लेगा ना। अच्छा आंसर तो हम लिख दिए हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। संचिता 10 नंबर। सॉल्व करते हैं। जल्दी सॉल्व करो। शिवम 10 नंबर। सर 4. अच्छा संचिता का आंसर आ गया। कितना है संचिता? 5 शिवम उसके बाद वाला आंसर बताओ। सर 2. 2। विवेक उसके बाद वाला आंसर बताओ। विवेक को तो आवाज ही नहीं जा रहा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 9। सर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पाई बॉन्ड दिख रहा है तुमको? यस सर। एक पाई बॉन्ड मतलब कितना अनसैचुरेशन? सर लेकिन ऑक्सीजन तो दोनों बॉन्ड ले लेगा ना। तो उससे तकलीफ क्या है तुमको? बनाया तो पाई बॉन्ड है ना। यस सर। पाई बॉन्ड जब बनाया तो 10 में 5 हो जाएगा। तब तो 10 में 5 हो जाएगा। 10 में हाँ तो 5 ही तो लिखे हैं, और क्या लिखे हो? यस सर। और कोई डाउट किसी को 5 से 9 तक में? जल्दी बोलो 5 से 9। सर 8 नंबर. 8 नंबर वाले पार्ट का किसका डाउट है वैसे? अमन. फॉर्मूला बताइए इसका 8 नंबर। सर ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करेंगे फॉर्मूला अरे में? नहीं हाँ फॉर्मूला में तो इंक्लूड करेंगे ना। फॉर्मूला बता, केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
C2 हाँ H4 O2 O2, तो C2H4O2 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को तो काउंट करते नहीं है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, है ना? हाँ तो बचा क्या अपने yes पास? C2H4। और H4 C2H4 का मतलब कौन से कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला हो गया? इथेन नहीं अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, है ना? C2H4 तो CnH2n हो गया। यस सर तो इसका मतलब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, अल्कीन में कितना अनसैचुरेशन होता है? 1 के बराबर। 1 क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक में और कोई डाउट किसी को? भाई विवेक तू कहाँ गायब हो गया था? चल एक काम कर विवेक, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता। सर बना रहे हैं शुरू के। बैट बना रहे हैं, इतना धीरे काम करेगा जी। सर नेटवर्क चला गया था। तो नेटवर्क चला गया था तो क्वेश्चन का ही नहीं सॉल्व किया उसने। हाँ कितना बोला रवि इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में? 3 सर 0 0 2 सर 2 आएगा 2, यस सर 0 नहीं और 3 भी नहीं, 2। एक चीज देखो, लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था मैंने कि बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तुम लोगों को बोला था कि जैसे एक कॉपी है, उस कॉपी को कंसिडर करो और उस कॉपी वाले पार्ट में फिर से एक पेज बाहर निकाल दो। तो इस केस में जैसे एक कॉपी है तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक रिंग के जैसा कंसिडर करके चल रहे हैं, 6 मेंबर्ड, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, तो ये तो एक रिंग हो गया। अब एक रिंग में हम लोग फिर से एक पेज का फ्लैप बाहर निकाल दिए। तो जब एक पेज का फ्लैप बाहर निकालेंगे इसका मतलब एक रिंग में से हम लोग एक एक्स्ट्रा रिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 ही तो रिंग होगा बेसिकली, उसमें 3 रिंग नहीं आएगा। देख के लग रहा है उसमें कि उसमें 3 रिंग है, अगर ढंग से देखो तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि यहाँ पे एक रिंग वाला पार्ट है, उसके अलावा इस साइड में एक दूसरा रिंग वाला पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक रिंग तो हम लोग के पास ये दिख ही रहा था, ये सबसे मेन रिंग वाला पार्ट। तो देख के लग रहा है कि 3 रिंग है, लेकिन एक्चुअल में 3 रिंग नहीं है। उसमें से 2 रिंग के बहुत सारी चीजें कॉमन है एक्चुअल में। जैसे बड़ा वाला जब रिंग येलो वाला रिंग बनाएंगे तो उसमें व्हाइट वाले रिंग का एक पार्ट कॉमन है और रेड वाले रिंग का भी एक पार्ट कॉमन है। तो इक्विवेलेंटली केवल 2 ही एक्स्ट्रा रिंग आ रहा है, उसमें 3 रिंग नहीं आएंगे। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी कभी स्ट्रक्चर में रिंग का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा तो उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से काम करना, रिंग के स्ट्रक्चर से काउंटिंग मत करना। जैसे अगर मान लो कि हम लोग के इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में रिंग का स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो हम अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं? तो इस केस में टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो टोटल हम लोगों के पास 6 कार्बन तो पहले से थे और एक 7वां कार्बन, इसका मतलब C7 दे रखा। उसके अलावा कितने हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, सॉरी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो 2 4 6 8 10, 10 और 2 12, इसका मतलब C7H12। तो इसके हिसाब से Cn वाले पार्ट को अगर कंसिडर, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन +1 मतलब 8 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 मतलब 6 हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर कंसिडर करेंगे। कभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा तो फॉर्मूले के हिसाब से काम करना, अदरवाइज आंसर हम लोग का गलत निकल के आना शुरू हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 एक छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाला पार्ट सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले एक रिंग था, 20 से उसको डिवाइड करके 2 रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आराम से बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करके देखो। सर 4 क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में भी रिंग का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वही चीज बोल रहे हैं, रिंग का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो फॉर्मूला देख के काउंटिंग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम अलग से बना देते हैं फिर से, ताकि फॉर्मूला काउंट कर लें। एक मिनट, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास जो कार्बन वाला पार्ट है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, बेसिकली प्रिज्म के टाइप का स्ट्रक्चर। प्रिज्म देख रखा है सब लोगों ने। अगर हम लोग पहले वाले कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड दिख रहा, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। तो हर एक कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो टोटल फॉर्मूला C6H6 हो गया। C6H6 वाले पार्ट का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन +1 7 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, उसके हिसाब से 3
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 सर निकल के 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 के बराबर है। और एक ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो 15 नंबर। सर 14 हाँ नंबर में जाइए ना हाँ बोलो। सर, लेकिन आप बताए थे ना रिंग के हिसाब से अगर देखें तो सर इसमें रिंग तो बन रहा है 5 ना। पक्का 5 रिंग बन रहा है। यस सर। अगर हम लोग 3 रिंग हटाएंगे ना, मतलब जैसे मान लो 5 रिंग बन रहा है, तो 5 रिंग को डिसोसिएट करके ला सकते थे, ऐसा बोला जा सकता था, है ना। जैसे ही हम लोग 3 रिंग को हटा देंगे तो उसके बाद एक ही रिंग बचा हुआ रह जाएगा। आएंगे उस चीज पे, टेंशन मत लो, अभी बताएंगे उस चीज को भी। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। कहाँ गया भाई? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करें, फोर्स के टर्म में बात करें, ठीक है। एक क्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे हम बोल सकते हैं और इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्यूबेन बोल सकते हैं। ये जो एनर्जी है इसको हम बोल देते हैं फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस कंडीशन में रहेगा उस कंडीशन में एनर्जी यानी कि हम यहाँ पर कुछ सवाल उठाए कि चार्ज को काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड So 5. हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से अगर काउंटिंग करेंगे तो आराम से 5 कंसिडर करके चल सकते हैं। सिंपल सा केस है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल पार्ट नहीं है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो जैसे क्यूब है अगर, तो क्यूब का 8 कॉर्नर्स एक एक कार्बन के जैसे हो जाएंगे, तो C8, और हर एक कार्बन के ऊपर 3-3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब हर एक पे एक एक हाइड्रोजन होगा, C8H8। तो नंबर ऑफ कार्बन +1 मतलब 9 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 हो जाएगा। एक छोटा सा हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों को जो हेडिंग लिखवाया था, उस हेडिंग में 3 पार्ट थे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसका मतलब समझ में आ गया, कितने अनसैचुरेशन है, और दूसरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो दोनों चीजें कंबाइंडली उस फॉर्मूले में है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब पाई बॉन्ड के जगह पे कितने रिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टाइप के टर्म है। लेकिन हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के एडिशन से रिलेटेड क्या चीज है यहाँ पे, तो अब हम लोग उस पार्टिकुलर पॉइंट के डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं। जब हम लोग हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसका एक छोटा सा मतलब है, 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, पता नहीं याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को, सब 2 महीने में सब लोग Hydrogenation, sir. हाइड्रोजनेशन टॉपिक, क्या डेफिनेशन था हाइड्रोजनेशन में? So the reaction in which the hydrogen added to the any organic compound is called hydrogenation. बस इतना ही होता था? प्रॉपर डेफिनेशन और बताओ होता भाई था। हमको, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन। So, the reaction in which the alkyne or alkene group alkyne group is subjected to adding उसी चीज का तो अंग्रेजी में बोल दे रहा है। अंग्रेजी नहीं चाहिए तो अनसैचुरेटेड, तो ये भी तो, रवि भी तो यही चीज बोला ना आशीष, कुछ नया मतलब प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए उसमें, विद कंडीशंस तो चाहिए। उसमें अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ता है, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड टू कन्वर्ट। थोड़ा डेफिनेशन अभी बाकी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक सेकंड रुको। हाँ रिताम्बरा बोलो। बाय एडिंग हाइड्रोजन, तो ये तो पूरा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कार्बन, टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। So using suitable catalyst. यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट, ये एक पार्ट उसमें हाँ, ये एक पार्ट ऐड करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कोई भी अल्कीन अल्काइन या कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है, तो अगर उसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। और एक और चीज पढ़ा होगा पहले टॉपिक में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पे एक टर्म पढ़ा था रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? removing of the oxygen, adding of the hydrogen. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के, बट फिर भी अलग अलग पड़ रहे हैं। यहाँ पे भी रिडक्शन बोला जा सकता था, ऑल्दो हाइड्रोजनेशन इज रिडक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट हाइड्रोजनेशन। तो जैसे हम लोग जब कार्बन चेन में किसी भी केस में, मतलब कोई भी कंपाउंड दे रखा कार्बन चेन का, अगर उसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि इन जनरल निकेल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह के कंपाउंड को लेकर के हम लोग चल सकते थे।
तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, अब वो डबल बॉन्ड केवल अल्कीन अल्काइन नहीं है, डबल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो इस छोटा सा अगर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करें हम डबल बॉन्ड वाले पार्ट में, तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो CH2 अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकेल, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है अपने H2 में, तो इस हाइड्रोजन वाले पार्ट में एक तो हम लोग का एक कार्बन ना, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से एक एटम एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, तो CH2 है, दूसरे कार्बन पे भी CH2 था बट दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब बेसिकली CH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है ये भी हटा, यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हटा और दो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक ईच कार्बन पे आराम से इसके फॉर्मेशन में निकल के आ जाएगा। इस चीज को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल अल्कीन का ही हाइड्रोजनेशन होगा। अभी हम लोगों को क्लास 12th में ये टॉपिक पढ़ना होता है रिडक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक सर्टेन टॉपिक के फॉर्म में पढ़ना होता है, जहाँ पे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को याद रखने होते हैं, बहुत प्रॉपरली याद रखने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास केवल अल्कीन होना चाहिए, हम लोग किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, डिपेंड करता है कंपाउंड के स्टेबिलिटी के ऊपर सारी चीजें, बट हम लोग हाइड्रोजनेशन कहीं भी करा सकते हैं। जैसे मान लो कीटोन में हाइड्रोजनेशन कराए, तो हाइड्रोजनेशन में जिन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है एग्जैक्टली उन दोनों एटम्स के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन, नीचे कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास ऊपर डबल बॉन्ड की जगह पे OH आ जाएगा और इस कार्बन वाले पार्ट पे भी एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने आप को एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। इस चीज को हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू इन जनरल कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं अब, कि हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि एक अल्कीन या अल्काइन में अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अपने आप को या फिर हाइड्रोजन का एडिशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम लोग उसको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग उस डेफिनेशन से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे अब। कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जहाँ पे पाई बॉन्ड हो, ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, तब उस केस में उस हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से कंपाउंड अपने आप को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, पहले वाले केस में एक पाई बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन का एडिशन करके काम चल गया, दूसरे वाले केस में भी एक पाई बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन के एडिशन से काम चल गया। अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन मतलब एक पाई बॉन्ड की जगह पे दो पाई बॉन्ड होता, तो पहले वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन का एडिशन होता, दूसरे वाले पाई बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का एडिशन होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होता, यहाँ पे सिमिलर टाइप से पाई बॉन्ड ब्रेक होता और उसके अलावा दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता। तो इस केस में जब दो अनसैचुरेशन था, अब दो जगह पे पाई बॉन्ड से तो दो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो जब एक पाई बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन चाहिए, अगर दो पाई बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन चाहिए। तो बेसिकली हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करा के उसको कंप्लीटली सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। ओपन चेन स्ट्रक्चर मैटर करेगा क्योंकि एक रिंग का मतलब हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड, रिंग में कहीं पाई बॉन्ड नहीं है मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें भी एक अनसैचुरेशन है, भले ही वो पाई बॉन्ड नहीं है बट पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट एक रिंग का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे, एक कंपाउंड को ओपन चेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करें, सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो कन्वर्जन के टाइम पे कितने मोल हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स। और ये डेफिनेशन वाला पार्ट नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल को नोट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन नोट कर लो। हाइड्रोजन एडिशन का मतलब हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स का मतलब it is the number of moles of H2, या it is equal to the, कर सकते हैं, it is equal to the number of moles of H2 that must be added to
1 mole of a given compound to completely convert it 1 mole of a given compound to completely convert it into open chain saturated compound. Open chain saturated compound. तो हम जानते हैं अगर किसी सरफेस पे प्रेशर P लग रहा हो और एक्सपेंशन इन वॉल्यूम DC हो तो वर्क डन जो होता है PD होता है। ये बात क्लियर है? कि अगर फोर्स रहे तो फोर्स भाई साहब चलो नोट कर लिया तो इसके आगे आते हैं। जैसे मान लो ये तो ऊपर अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि अगर एक पाई बॉन्ड है तो उस केस में जनरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 1 के बराबर होगा। बट रिंग में भी सेम चीज बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक रिंग है और इसमें हम लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, मतलब सॉरी हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स देखना है। तो कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना हाइड्रोजन का एडिशन करें। तो अगर एक रिंग है तो बेसिकली जैसे मान लो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, व्हाइट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर एक हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो हम लोग एक किसी बॉन्ड को हटा सकते हैं तो अपना स्ट्रक्चर ओपन चेन निकल के आएगा। अगर ढंग से देखो तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर निकल के आराम से आ गया यहाँ पे। तो अगर एक रिंग है तो उसमें एक हाइड्रोजन का एडिशन करके हम लोग आराम से उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो एक रिंग अगर है तो रिंग वाले पार्ट में डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके इसमें हाइड्रोजनेशन कराने के लिए काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम लोग वहां पे अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो एक बॉन्ड को हटा के, मतलब एक बॉन्ड में से एक पार्टिकुलर पार्ट को हटा के हम लोग आराम से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, एक छोटा सा assumption लेके चलते हैं, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे मतलब दो रिंग है, दोनों रिंग बस हम लोग कॉमनली अटैच करके चल रहे हैं। बाईसाइक्लो का मतलब वहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आता है कि एक ही रिंग में से दूसरा रिंग अपने आप को एग्जिस्ट करा रहा होता है। यहाँ पे दो अलग अलग रिंग दो कार्बन के साथ आपस में जुड़ गए हैं, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो नहीं बोला करेंगे हम लोग नॉर्मली। मान लो जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो 2 के बराबर है, दो रिंग है मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर। तो बेसिकली हम लोगों को 2 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ेगा तो ताकि कंपाउंड वाला पार्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे जो ब्लू वाला बॉन्ड है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। अभी भी एक रिंग का स्ट्रक्चर बाकी है, तो इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। तो इस केस में अब दिख रहा होगा कि हम लोग का यहाँ से एक ओपन चेन हो गया। चेन मतलब जैसे नॉर्मल रस्सी है, एग्जैक्टली एक ओपन रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस केस में 10 चेन वाला पार्ट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग। तो एक गिवन कंपाउंड में जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो उस केस में कंपाउंड अपने आप को ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा। तो जितने हाइड्रोजन के एडिशन से कंपाउंड अपने आप को ओपन चेन में कन्वर्ट कर लेगा, वहां पे हम लोग आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जगह पे हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स भी वर्ड यूज करते हुए चल सकते हैं। इसीलिए जैसे ऊपर में प्रीति शायद से पूछी थी कि सर इसमें तो ये वाले केस में ना, इसमें तो सर 5 रिंग है प्रिज्मॉइड वाले पार्ट में, तो एक बार इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम। इसमें प्रिज्मॉइड में 5 रिंग है कि 4 रिंग है, और इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम लोग। एक सेकेंड। पॉइंट चार्ज के लिए हम बोल रहे हैं कि अब यहाँ अगर एक कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो कंडक्टर तो चार्ज में इस
मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, तो हमको नहीं मालूम कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो हम लोग बॉन्ड हटा हटा के भी काउंट कर सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है बॉन्ड हटाना, बट क्योंकि हम लोग वन नोट यूज कर रहे हैं तो हटाना आसान काम है। मान लो अगर हम लोग बॉन्ड हटाना शुरू किए तो ढंग से देखते जाना इस चीज में। जैसे यहाँ सबसे पहला वाला पार्ट है व्हाइट कलर, अगर इसको हटाए तो एक अनसैचुरेशन आया, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखते चले जा रहे हैं, एक आया। उसके बाद दूसरे को हटाना है अगर मान लो, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो उस केस में दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया। फिर मान लो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तीसरा अनसैचुरेशन आया, मान लो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो टोटल 4 अनसैचुरेशन और हम लोग का ओपन चेन स्ट्रक्चर आराम से निकल के आ गया। तो अगर 4 अनसैचुरेशन हटाने पे ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया, मतलब एक्चुअली में उधर 5 रिंग नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, 5 फेसेस थे। फेस होना अलग चीज है, बट 5 फेस का मतलब 5 रिंग्स नहीं हो सकता। इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसलिए जब भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो उस केस में फॉर्मूले के हिसाब से काम करना होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से काम करना होगा, उसमें हम लोग रिंग के हिसाब से काम नहीं करेंगे। जैसे मान लो क्यूबेन का जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उस क्यूबेन वाले पार्ट की बात करें, और क्यूबेन वाले पार्ट के स्ट्रक्चर को तुम लोग भी नोट कर लेना जो भी बनाएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराना शुरू करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जितना एडिशन कराते जाएंगे वहां से एक एक बॉन्ड हटता जाएगा। कहीं से भी बॉन्ड हटा सकते हैं, अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग बॉन्ड हटाना शुरू किए तो एक बॉन्ड यहाँ से हटाए, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड दिख रहा है इसको हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं, इस बॉन्ड को हटाते हैं, तो एक अनसैचुरेशन आया, सबसे पहला पार्ट। दूसरा अगर हमको हटाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लो यहाँ वाले पार्ट को हटाते हैं, लेकिन इसको हटाएंगे तो हाँ चलो ठीक है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 1 2 3 4 ठीक है। मान लो हम लोग नीचे वाले पार्ट, ये ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, अगर इसको हटाए तो दूसरा अनसैचुरेशन वाला पार्ट हट गया। उसके अलावा मान लो हम लोग यहाँ वाले पार्ट को हटाते हैं तो तीसरा अनसैचुरेशन हटा। उसके अलावा मान लो हम लोग ये पार्ट को हटा के चलते हैं, इधर जो बॉन्ड दिख रखा इसको हटा के चलते हैं, ऐसे चौथा अनसैचुरेशन वाला पार्ट हट गया। उसके बाद हम लोग चाहे तो यहाँ से इस पाई बॉन्ड वाले, ये सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो यहाँ से 5वां अनसैचुरेशन हट गया। तो अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट एक ओपन चेन स्ट्रक्चर के जैसा आराम से निकल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अपना स्ट्रक्चर वाला पार्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपना कवर हो गया। तो हम लोग टोटल 5 जगह से सिंगल बॉन्ड को हटाए थे, कंपाउंड को कम्प्लीटली ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 5 के बराबर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को नोट करना है तो खुद से स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा सुटेबल होगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ज्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है हमको। एक इसको हटाए, उसके अलावा एक इसको हटाए, उसके अलावा एक इसको हटाए, इसको हटाए और इसको हटा देते हैं, तो हम लोग का ज्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर निकल के आएगा। यहाँ से हम लोग इसको अटैच किए, यहाँ से दूसरा चेन का पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, छठा कार्बन, 7वां कार्बन, ऐसा स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। ये हम लोग का ओपन चेन कंपाउंड बन जाएगा। इस चीज को हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस पार्टिकुलर पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ सर, कोई भी अगर ऐसा रहेगा तो उसके अंदर हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के लिए, एक सेकंड, थोड़ा जोर से बोल, आवाज नहीं आया। सर कोई भी ऐसा 3D इमेज अगर रहेगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर फाइंड करना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फेसेस -1? नहीं, नंबर ऑफ फेसेस -1 वो डिपेंड करता है। जैसे अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ फेसेस -1 कर सकते हैं, तो उसमें काम हो जाएगा। लेकिन करना क्यों है नंबर ऑफ फेसेस -1? हर एक चीज के लिए नया नया फॉर्मूला क्यों याद करना है? अब तो एक कंडीशन याद करना पड़ेगा ना। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो एक तो नॉर्मल फॉर्मूला ये था,
उसके अलावा अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ फेसेस -1। अभी बोलना अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ज्यादा चीजें याद करने को आई नहीं है। अभी तुम लोगों को कॉमन नेम का लिस्ट देंगे, उसमें 60-70 मॉलिक्यूल याद रखना है तुम लोगों को। मतलब जैसे है ना कि एसिटिक एसिड हो गया, या फिर बेंजीन हो गया, या फिर एसीटोन हो गया, इस तरह के कॉमन नेम याद करने देंगे तुम लोगों को। अभी सिनामिक एसिड हो गया तो उसके कॉमन नेम और उसके स्ट्रक्चर 80 नाम तो ऐसे ही याद रखने होंगे तुमको, तब तुमको भारी लगना शुरू होगा। इसलिए जितना कम से कम फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, जितने जनरलाइज वे में काम करो। और जो चीजें तरीके बता रहे हो एक्चुअल में फास्ट तरीके हैं। बहुत ज्यादा शॉर्टकट बनाने के चक्कर में रहेंगे तो शॉर्टकट बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन फायदा है क्या उतने शॉर्टकट बनाने का? ये शॉर्टकट तो बना देंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा हेडेक होगा याद रखने का सब कुछ, तो ये काम मत करो, ठीक है? हाँ, तो ये 1 हाइड्रोजन 1 मोल को डिनोट कर रहा है क्या? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। हाँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ, तो हाइड्रोजन मतलब देखो जैसे एक मॉलिक्यूल बोले या एक मोल मॉलिक्यूल बोले तो सिमिलर टाइप का ही तो रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मोल लिखे हैं तो नीचे भी मोल लिख दें, अगर एक मॉलिक्यूल लिखते तो नीचे भी मॉलिक्यूल लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है? चलो, इस टॉपिक में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत तो नहीं आया होगा। अगर इसमें दिक्कत नहीं आया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। और इसमें तुमको फंक्शनल ग्रुप्स का एक तो मतलब क्या होता है ये चीज ध्यान रखना होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और दूसरा जितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों को पढ़ने हैं उन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स वाले पार्ट को तुम लोगों को मेंशन करते हुए काम करना। मतलब उन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को तुमको याद रखना होगा विद नेम, एंड किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना होगा। क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन? So the special type of the atom present in an organic compound that determine the characteristic of the organic compound is called the functional group. Other than carbon and hydrogen. सब अंग्रेजी बोलते रहता है। अरे हिंदी बोल लिया करो भाई थोड़ा। तुमको मालूम है हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, हमको अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आता। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये पार्ट ध्यान रखना लिखते वक्त। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ये तुम्हारे स्कूल के डेफिनेशन के लिए, ऑल्दो हम लोग को ये डेफिनेशन काम करनी है, ठीक है? हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं, वैसे ग्रुप्स जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। बट स्कूल के डेफिनेशन में हमेशा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। पॉइंट नोट कर लो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। सर हेट्रो एटम बोल सकते हैं? हेट्रो एटम बोल तो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमेशा इनफैक्ट हेट्रो एटम होता ही होता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the overall chemical और फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन कंपाउंड आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग FG से डिनोट करेंगे। ये बोलने का तरीका हो कि बार बार ये फंक्शनल ग्रुप वर्ड आएगा तो FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या पढ़ा था 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल? अल्कोहल, सीधा अल्कोहल से ही शुरू कर रहा है, तो इरादे अच्छे नहीं है तुम्हारे। हेलोजन और एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ठीक है, 6-7 फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th में दे रखे थे। हम लोग थोड़ा और आगे की बात करेंगे और उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है
हम लोग कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, ये दोनों के दोनों पार्ट मेंशन करते हुए चलेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन मतलब हम लोग लिखते कैसे हैं उस चीज को, उस चीज का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर हो या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले टाइप का कॉम्पैक्ट यूनिट हो, उन सारी चीजों को हम लोग मेंशन करते चलेंगे। चलो हम भी अल्कोहल से ही शुरुआत करते हैं, ये रवि वर्मा हमको भी बिगाड़ देगा। अगर अल्कोहल वाले पार्ट की बात करते हैं तो इस केस में इसको OH से रिप्रेजेंट करना होता है नॉर्मली इन जनरल। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे OH से रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, और इसको जब हम लोग कार्बन चेन के ऊपर रखेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, ठीक है, हमेशा। एक सेकंड आ गया तो अभी अब शेफर के रूम में रखवा दो। हाँ अभी रखवा दो, फिर तो नीचे ही चला जाएगा। हाँ जैसे इन जनरल इसको R के साथ OH के फॉर्म में लिखा करना। R वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल, जैसे होता है ना अल्केन, तो अल्केन का नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस कर दे, केवल एक हाइड्रोजन, तो इस केस में एक हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग एक OH ग्रुप को डाल देंगे। मतलब एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक OH भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो R के साथ या कार्बन चेन के साथ जो हाइड्रोजन होता है अल्केन में, उस H के जगह पे OH डाल दिया है। तो जब भी कभी अल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वहां पे टर्म हम लोग अल्काइल यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग मिथाइल, तो इस केस में अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल बोल सकते हैं। इन जनरल ये R वाले पार्ट को अल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। मतलब एक अल्केन का नॉर्मल चेन है तो इसको हम लोग अल्काइल चेन बोल सकते हैं। एक जनरल कन्वेंशन माना गया है कि R का मतलब अल्काइल चेन होगा। तो जैसे अल्कोहल OH जो है वो बेसिकली R के साथ OH वाला पार्ट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे। जैसे मान लो CH3 के साथ OH हो गया या फिर C2H5 के साथ OH हो गया, तो इस केस में R के साथ OH वाला पार्ट ये अपने रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा अगर हम लोग अल्कोहल लेके चल रहे हैं। तो नोट कर ले इस चीज को। अल्कोहल के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, चलो ईथर ले लेते हैं हम लोग, या फिर ईथर नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। अल्कोहल के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं ताकि कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंस दोनों चीजें समझ में आए तुम लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्योंकि तुम लोगों को कंडेंस्ड फॉर्म और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये सारी की सारी चीजें बता दी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। चलो ध्यान दो, जैसे 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को, ये तरीका, या फिर C डबल बॉन्ड O और OH वाला पार्ट। तो एक चीज ध्यान दो, जैसे अल्कोहल में भी OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है वो डायरेक्टली कार्बन चेन R के साथ अटैच नहीं होगा, रेदर ये जो R वाला पार्ट है ये C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होगा। और ये जो C डबल बॉन्ड O यूनिट होता है, इस चीज को इन जनरल हम लोग बोलने के लैंग्वेज में कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। ये टर्म ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड O। तो अगर OH डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच्ड है जैसे ऊपर वाले केस में था तो अल्कोहल कहला जाएगा। बट अगर OH कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया तब उस केस में, और जो कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बन चेन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है, उससे मतलब नहीं है। बट अगर OH वाला पार्ट एक कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होगा तब उस केस में फिर हम लोग उसको अल्कोहल नहीं बोलते हैं, उस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं। और यही पार्ट बाकी जगह पे भी आता है कि हम लोग का ये गिवन कंपाउंड है, लेकिन अगर उसको कार्बोनिल कार्बन से लगा दिए तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा चेंज हो जाता है। इस एक चीज का ध्यान रखना। और रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों होगा, COOH या फिर C डबल बॉन्ड O OH। नोट कर ले इस चीज को। सर कार्बोनल कार्बन किसको बोले थे आप? कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनल नहीं, कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस चीज को इन जनरल कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये हैलाइड बोलेंगे या हैलोजन बोलेंगे। हैलाइड या हैलोजन एक सिंगल एटम है बेसिकली, और इसमें हम लोग हैलोजन वाले पार्ट पे यहाँ पे
आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। सिंगल हैलोजन अपना हैलाइड कहला जाएगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो R के साथ हम लोग X को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हैलोजन डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच्ड है तो इन जनरल हैलाइड बोलेंगे, और R का मतलब हो गया अल्काइल और X का मतलब हो गया हैलाइड। तो पूरे कंपाउंड को हम लोग अल्काइल हैलाइड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। पूरे कंपाउंड को एक जनरल क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड में आराम से मेंशन किया जा सकता है। नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाना। यानी कि जो एनर्जी है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी रहता है और बाहर इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक पूरा एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो फुल एनर्जी बोलते हैं उसी को सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके सरफेस यानी कि यहाँ से लेके इंफिनिटी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है Q/R², और इस केस में भी वही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। हैलाइड जैसा है तो उसी टाइप से हम लोग एसिड हैलाइड वर्ड यूज किया करते हैं। एक और एसिड हैलाइड बोलो या इसी चीज को असाइल हैलाइड बोलो, दोनों सेम टाइप का चीज है। डिफरेंस क्या है इसमें, तो X वाले पार्ट के साथ वापस से यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा। जैसे OH के साथ C डबल बॉन्ड O था, वैसे ही X के साथ C डबल बॉन्ड O, और इसको लिखने का तरीका COX भी होता है। जैसे COOH तो COX मेंशन कर सकते हैं। सेम चीज वापस से कार्बन चेन के साथ हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O होगा और इसके साथ हैलोजन होना चाहिए, तब इस केस में हम लोग एसिड हैलाइड बोलेंगे इस चीज को, या फिर इसी चीज को हम लोग असाइल हैलाइड आराम से बोल के काम कर सकते हैं। क्या है फील्ड एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है। तो जो हम यहाँ से यहाँ इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके में यही होता है। और कंडक्टिंग स्टेट के केस में हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे एक तो एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी के लिए हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइन। अमाइन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता है NH2, और NH2 का मतलब हो गया R के साथ NH2 वाला पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमाइन का मतलब हमेशा NH2 होता है। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन हो और एक हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन चेन हो, ये भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इस केस में कार्बन चेन नाइट्रोजन के साथ दो अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन वाला पार्ट रहेगा। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक कार्बन चेन हो सकता है, दो हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन के ऊपर दो कार्बन चेन एक हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तीनों कार्बन चेन हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास नाइट्रोजन के ऊपर तीन कार्बन चेन, इन तीनों को हम लोग अमाइन ही बोला करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग तीनों केसेस में थोड़ा डिफरेंस रखे हुए हैं, लेकिन तीनों को हम लोग अमाइन ही बोलेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए थोड़ा नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, उसमें मेंशन करेंगे तीनों का डिफरेंस क्या है हम लोगों को। लेकिन नाम ध्यान रखना, अमाइन सिंपल NH2 या NHR या NR2 होना चाहिए, केवल अल्कीन का कार्बन चेन, कहीं भी अल्काइन या अल्कीन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिए, तो डीवी जो वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी जो आएगा उतने वॉल्यूम के लिए हाफ एप्सिलॉन इनटू ए स्क्वायर डीवी होगा। अगर ये वेरिएबल होगा तो सिमिलर टाइप का नाम रखने में हम लोग मेंशन कर सकते हैं अमाइड वाले पार्ट को। जब अमाइड वाला पार्ट मेंशन करेंगे तो अमाइड में हम लोग के पास जो NH2 था, वो NH2 वाला पार्ट हम लोग के C डबल बॉन्ड O के साथ चला जाएगा। मतलब ओवरऑल हम लोग CONH2 लिख सकते हैं। जैसे OH C डबल बॉन्ड O के साथ गया था कार्बोनिल कार्बन के साथ, सिमिलर टाइप से हम लोग अमाइड वाले पार्ट को मेंशन करके चल रहे हैं आराम से। C डबल बॉन्ड O NH2 वाला पार्ट ऐसा आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अमाइन में टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, तो अमाइड में भी 3 पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन, या फिर C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, दोनों कार्बन चेन। तो स्ट्रक्चर में R के साथ C डबल बॉन्ड O NH2 ये भी अमाइड है, या R के साथ C डबल बॉन्ड O NH के ऊपर R ये भी अमाइड है, R के साथ C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के ऊपर दो कार्बन चेन, ये भी अमाइड का ही स्ट्रक्चर है। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये एक मेथड है, ये सेल्फ एनर्जी का एक मेथड है कि
ठीक है। चलो उसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे ईथर, जो 10th क्लास में पढ़ रखा है ईथर वाला पार्ट। ईथर का बेसिक मतलब होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ हम लोग के पास कार्बन चेन होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन चेन होना चाहिए। लिखने का तरीका ये रहेगा, और दोनों तरफ कार्बन चेन का मतलब ऐसा मेंशन कर सकते हो। वैसे इन जनरल ईथर का मतलब OR से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे OH है उसी की जगह पे OR, तो खाली बॉन्ड है उसका मतलब उधर कार्बन चेन होगा ROR। बट ईथर का मतलब समझना ऑक्सीजन के दोनों तरफ हम लोग कार्बन चेन वाले पार्ट को मिला करके चलेंगे या फिर रिप्रेजेंट करके चलेंगे। यहीं पे अगला फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, याद होगा तुम लोगों को ईस्टर का भी स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O के साथ OR वाला पार्ट होता है, मतलब COOR मेंशन कर सकते हैं आराम से हम लोग, R के साथ C डबल बॉन्ड O OR। जैसे आटा देखो, आटा में थोड़ा सा ले, एक छोटा सा बनेगा, इसके ऊपर एक और ले चढ़ा दे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में इस हमको बढ़ाना है। पिछले केस में क्या था कि हमको दे रखा था इस पे चार्ज क्यों लाना, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, ये चार्ज को वॉल्यूम वाइज हमको ऐसे बढ़ाते जाना है, यानी कि अगर हम लेयर वाइज चार्ज देते जाएं तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा, चार्ज भी। बात क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? ऐसा सेल बनाने के लिए हमको, उसके बाद कुछ सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप का नाम सुन रखा है तुम लोगों ने, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका C डबल बॉन्ड H होगा, या फिर इसी चीज को CHO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, COH नहीं CHO से रिप्रेजेंट किया करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना। रिप्रेजेंट करने का तरीका RCHO मेंशन कर सकते हैं, या फिर R के साथ C डबल बॉन्ड OH मेंशन कर सकते हैं। ये सब चीजें तो पढ़ रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड के बाद कीटोन वाला पार्ट, कीटोन वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन होगा। इन जनरल ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, CO के साथ दोनों तरफ कार्बन चेन, R के साथ C डबल बॉन्ड O, फिर से R। और उसको लाते लाते हमको यहाँ से R रेडियस तक ले जाना है, कि हमको फाइनली यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो पहले ऐसा होगा, ये एक नया नाम सुन रहे हैं तुम लोग, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। साइनाइड का मतलब पता है किसी को क्या होता है? बताओ भाई, साइनाइड का मतलब? ठीक है, इस छोटे से पार्ट के लिए जो वॉल्यूम अभी जो dV है वो होगा कोई नहीं सुन रहा का साइनाइड? सर CN को हम लोग साइनाइड बोलते हैं, CN। साइनाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CN, और लिखने का तरीका CN R के साथ मेंशन कर सकते हैं। साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, दोनों नाम चलता है इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के जगह पे हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड। जब भी कभी किसी एक नाम के आगे आइसो वर्ड लगा रहेगा, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके स्ट्रक्चर में हम लोग का जो बॉन्डिंग एटम है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। जैसे ऊपर में C ट्रिपल बॉन्ड N में हम लोग कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड एटम कार्बन है, लेकिन अगर हम लोग इसी के जगह पे बॉन्डिंग एटम नाइट्रोजन को बना दे, तो हम लोग यहाँ पे टर्म आइसोसाइनाइड मेंशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपने स्ट्रक्चर में CN की जगह NC हो गया तो आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। जैसे और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उस चीज को अभी तो मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक टर्म होता है साइनेट, तो साइनेट वाले पार्ट के जगह जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा CNO, अगर इसके जगह पे हम लोग NCO डाल दें तो NCO वाले पार्ट में हम लोग आइसोसाइनेट वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आइसो वर्ड जब भी मेंशन किया हुआ रहेगा, मतलब अपने स्ट्रक्चर में जो भी कंपाउंड के साथ अटैचमेंट है किसी बाहर वाले चेन के साथ, उसके जगह पे हम लोग केवल नाइट्रोजन को पुटअप कर देंगे, तो हम लोग आइसो वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। नाइट्रोजन का वहाँ पर 4 बॉन्ड कैसे हो रहा है? नाइट्रोजन का वहाँ पे 4 बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चलता है, ठीक है। एक्चुअल में नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नाइट्रोजन का यहाँ पे 4 बॉन्ड हो पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट में SO3H के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला मेंशन करते हैं। इलेबोरेटेड फॉर्मूला अपने काम का नहीं होता, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो बार बार मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन और H, जैसे COOH है वैसे ही SO3H वाला पार्ट लिखने का तरीका RSO3H मेंशन कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी तरीके से हम लोग सल्फोनिक एसिड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में हम लोग नाइट्रो वर्ड यूज कर सकते हैं। NO2 से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को हम लोग, RNO2। नाइट्रो के बाद हम लोग 14 नंबर में क्या ले लें, सल्फर वाले पार्ट को ले सकते हैं, थायोल, थायो ईथर और फिर एनहाइड्राइड। चलो ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इन सब के लिए बाइंड कर रहे थे, लेकिन अगर हमको कंडक्टर दे रखा होगा तो हम जानते हैं कि इसका भी कुछ सेल्फ इनर्जी है, इसका भी कुछ सेल्फ इनर्जी है। जब भी कभी ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे थायो वर्ड लगा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में जो थायो वर्ड लगा रखा है, जैसे दिख रहा है हम लोगों को OH अगर है तो OH का मतलब अल्कोहल, अगर OH के जगह पे SH हो गया मतलब ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो गया तो हम लोग अल्कोहल के जगह पे थायोल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। ये चीज थोड़ा वर्ड ध्यान रखते हुए काम करना। जब भी कभी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा तो हम लोग आराम से वहाँ पे थायो वर्ड लगा सकते हैं। जैसे मान लो थायो ईथर की बात करते हैं, थायो ईथर का मतलब हो जाएगा सल्फर के दोनों तरफ कार्बन चेन, बेसिकली SR, तो दोनों तरफ हम लोग कार्बन चेन RSR के जैसा मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को थायो ईथर बोलेंगे। ईथर है तो उसके जगह पे बस थायो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दो, थायो ईथर। और 16 नंबर हम लोग टर्म यूज करेंगे एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। बात समझ आया? एक ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, दोनों तरफ, और दोनों तरफ के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट से हम लोग आराम से एक एक सिंगल कार्बन चेन को अटैच कर सकते हैं। मतलब इस पूरे सिंगल यूनिट के साथ दोनों तरफ कार्बन चेन अटैच्ड होगा, इस चीज को हम लोग आराम से एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। ये 16 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके नाम हम लोगों को ध्यान रखने हैं। मतलब इन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानने आना चाहिए विद नेम। पहला दिन है तो हम बोल नहीं सकते कि तुमको ये नाम याद होगा, बट अभी से लेके क्लास 12 तक प्रैक्टिस करते करते बार बार फंक्शनल ग्रुप देखते 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 ये चीज अपने आप याद हो जाएगा। अभी के लिए हम तुमको सजेशन भी नहीं देंगे कॉपी में बैठ के उसका नाम लिस्ट को याद करना, याद मत करना, कभी याद मत करना। अगर जैसे आज तो खैर टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम तुमको बोलेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानो। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने के टाइम पे सीधा पेज में ये लिस्ट देखना और लिस्ट देख के रिलेट करना कि इसका नाम क्या था। जब बार बार इस टाइप के काम करेंगे, बार बार ये टाइप के काम करते जाएंगे तो अपने आप तुमको सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम याद हो जाएंगे और यूज टू हो जाएंगे। 2 साल यही सब चीज चलेगा। तो जब यूज टू हो जाएंगे तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा फिर, और नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस देख लो, आज मतलब ये छोटा सा होमवर्क ही रहेगा, कंपाउंड को बस देख लो और देख के बस ये सोच लेना कि हाँ ठीक है, अगर SH है तो यहाँ थायोल नाम था, अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो थायो ईथर नाम था, ताकि यूज टू हो जाए कि ये स्ट्रक्चर में इस तरह का नाम था, ताकि अगले दिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए दे तुमको तो आराम से वहां पे जज कर पाए कि ये फंक्शनल ग्रुप का ऐसा नाम था, ये फंक्शनल ग्रुप का ऐसा नाम था। लिस्ट देख करके आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान रहेगा। इन फंक्शनल ग्रुप्स को नोट कर लो और आज कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिनको ट्राई करना होगा। नोट कर लिया सब लोग? तो फिर हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, नहीं नोट किया होगा तो बता दे। हाँ बोलो क्या? सल्फर के लिए हम लोग थायो वर्ड क्यों यूज करते हैं? तुम्हारे लिए हम देवांशु वर्ड क्यों यूज करते हैं? अंशु भी तो बोल सकते थे। बोलो एस के लिए हम लोग सल्फर ही क्यों यूज करते हैं? सर उसका तो मतलब सल्फर नाम है तो सल्फर से रिलेटेड ना कुछ बोलते हैं। कौन बोल रहा था? OH का मतलब ऑक्सीजन है, तो उसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है तुमको? हाँ सही बात है।
सही बात है। अरे नाम रखा गया है, ठीक है, होगा कुछ साइंटिफिक रीजन, बट बायोलॉजी थोड़े ना पढ़ रहे हैं हम लोग, को साइंटिफिक रीजन चाहिए इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। नाम रख दिया भाई, कहानी खत्म, नाम याद रखो, इसमें रीजन नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, होता होगा कुछ रीजन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजों से रिलेट किया गया हो इस चीज को, बट वो रीजन हमको पता नहीं, हम पता करने का जहमत भी नहीं उठाएंगे, वर्थलेस चीज है, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक मिनट। बुकलेट देखना शुरू हो गया होगा तुम लोगों को, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हैं इसमें? A1 दे चुके, A3 दे चुके, A6 दे चुके, A7 दे चुके, है ना? B3 भी दिया था सर। कौन सा दिया? B3, ओके। B3 दे चुके, तो ये क्वेश्चन नंबर B2 ट्राई कर लेना। B2 के अलावा अभी तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, उसके अलावा ठीक है, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल में कहीं भी अगर कोई भी अभी दिक्कत है कहीं भी, उसको क्लियर कर लो जहां कहीं भी जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, इसका जो पार्ट 2 है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25, 26, उसके बाद तो अभी नहीं बना सकते क्वेश्चंस को, चलो ठीक है। तो 25, 26 वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन है क्या पॉसिबल? नहीं, अभी नोमेनक्लेचर का होगा पार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर पाएंगे। नोमेनक्लेचर वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में भी होमवर्क तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में ये सब टॉपिक्स आराम से। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक और होमवर्क है, एनसीईआरटी जो पार्ट 2 है तुम्हारा क्लास 11th का, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा शायद से, मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस तरफ का कुछ टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक या थर्ड लास्ट टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक में देखना जहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है उसके सेकेंड पेज में या उसके थर्ड पेज में एक क्लासिफिकेशन टाइप का पार्ट दे रखा होगा। क्लासिफिकेशन टाइप का पार्ट देने का मतलब है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दे रखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट को हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल वाला पार्ट नहीं होता, मतलब रिंग वाला पार्ट नहीं होता, बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर। और दूसरे को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। उसमें और भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ए साइक्लिक वाले पार्ट में हेट्रोएटॉमिक या फिर दूसरा होमोएटॉमिक वर्ड हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। साइक्लिक वाले पार्ट में दो तरह का पार्ट होता है, एली साइक्लिक। एली साइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं होता, एली साइक्लिक वर्ड अलग चीज होता है। साइक्लिक होते हुए दो क्लासिफिकेशन है, एली साइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी के लिए बस उसको याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके एग्जांपल थोड़े उसमें ध्यान रखने हैं। फिर उसमें वापस से हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, इसी में आगे जाके अल्कीन, जैसे होमोएटॉमिक जो है, होमोएटॉमिक वाले पार्ट में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में सेकेंड या थर्ड पेज पे दे रखा है शायद से, एक बार देख लेना, मतलब एग्जैक्टली इस तरह का डायग्राम दे रखा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस एक लिस्ट को देख लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में उस चीज का हम लोग डिस्कशन कर पाए आराम से। नाम कुछ यूनिक आएंगे वहाँ पे, एली साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में शायद से बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, बट हम लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे आराम से अगर इस चीज को पहले से देख के रखेंगे। तो 3 क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व कर लेना, और इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आराम से ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एनसीईआरटी से एक बार रीड करके देख लेना, तो तुमको आगे की चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आराम से शुरू हो जाएगा। और नोमेनक्लेचर जब शुरू होगा तो पहले हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग
फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करके सारे के सारे फिर कंबाइंड क्वेश्चंस वाले पार्ट को करेंगे। कुछ तुम लोगों को वर्कशीट अलग से मिलता जाएगा नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, ताकि हर एक पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करवाए। क्लास में तो सॉल्व करेंगे ही, बट अलग से भी कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कराएंगे। ये नोमेनक्लेचर का पार्ट तुमको अच्छे से याद रखना है, मतलब 2 साल तक के लिए इसको याद रखना ही रखना है। बाय डिफॉल्ट नोमेनक्लेचर का पार्ट अच्छे से सीखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से शुरू करेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक लेंगे? केमिस्ट्री के लिए तो बुक बताया था लास्ट क्लास में, शायद से बताया था ना भाई लास्ट क्लास में। सर भूल गए। यस सर। भूल गए? क्या है भूल जाता है भाई? लेक्चर 1+2 ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बुक बताया था। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर लेना है तो ये बुक ले सकते हैं, मैकमरी फे, ये बहुत पहले ही बताया था। ये बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं, काफी अच्छा बुक है, पढ़ने में मजा आएगा। इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं दिया हुआ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, हाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं दे रखा, क्योंकि वो लोग बुक जो बनाए है वो तुम्हारे जेई के सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया है। और वैसे पीओएसी कोई कंसेप्ट नहीं है, पीओएसी इज लाइक एटम को कंजर्व कर रहा है, वो एक लॉजिकल चीज है। तुम्हारा जेई का सिलेबस नहीं दे रखा, और इनफैक्ट जो काम की चीजें हैं वही दे रखी है, सारी चीजें नहीं दे रखी है। पीओएसी हम तुमको खुद से बोले कि पीओएसी काम का नहीं है ठीक, बट याद नहीं रखना बहुत ज्यादा। लेकिन जो जनरलाइज थ्योरी है, जिसको समझने में लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है, वो सारी चीजें उसमें दे रखी है। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में कभी भी 100% चीजें नहीं दे रखी होगी तुम्हारे जेई के सिलेबस से ओरिएंटेड। उसके लिए तुमको 4-5 स्टैंडर्ड बुक रखने होंगे, वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंडर्ड बुक इसलिए पढ़ने बोलते हैं क्योंकि चीजें एलोबरेट करके अच्छे से दे रखी होती है, पहला चीज। दूसरा, मिस्टेक कहीं भी नहीं होता। एनसीईआरटी में भी तुम्हारा मिस्टेक है, कहीं कहीं एनसीईआरटी में मिस्टेक है, जब आगे टॉपिक जाएगा तो पता चलेगा एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है। लेकिन हमें क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना पड़ेगा, चलो ठीक है एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है तो हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो पता चलेगा उसमें जेडीली में एक जगह कुछ और दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है। जबकि जेडीली काफी स्टैंडर्ड बुक है, उसको सही ही बोलेंगे, उसको गलत नहीं बोल सकते। बट एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, बट फिर भी उसी को फॉलो करना होगा हम लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं।